नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के संस्करण में आपका स्वागत है। आपके दिमाग में भी ये सवाल बार बार आता होगा कि भाई ये बाजार एक दिन में 5 से 6% ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, फिर चाहे शेयर बाजार हो या क्रिप्टो का बाजार या कभी कभी कमोडिटी बाजार भी। आपको ये महसूस होता होगा कि जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो लिक्विडिटी गायब हो जाती है, मार्केट में स्टॉक्स नहीं मिलते। हम इतना रिसर्च करते हैं फिर भी बाजार का मिजाज क्यों नहीं समझ पाते। अगर आपके सवाल हैं तो फिर आज का अर्थम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चाय, कॉफ़ी, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी बचतों का सवाल है जो अब एक दूसरे लोक में पहुंच गई हैं। इस अर्थम की एक एक पंक्ति आपको ध्यान से सुननी चाहिए। भले ही आप स्टॉक मार्केट में निवेश ना करते हों, लेकिन आपकी बचत कहीं ना कहीं किसी तरह से वित्तीय बाजार में पहुंच रही है। क्योंकि आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि बाजार का नियंत्रण और बाजार के संचालन में अब किसकी भागीदारी है और कौन से संभाल रहा है। और हाँ, इस अर्थम के आखिर में ये ज़रूर जानिएगा कि आपको इन अपने हालात में अपनी एसआईपी, अपने स्टॉक और बाकी अन्य निवेश के लिए क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अर्थम। ये किस्सा है 2010 का। लंदन के एक सामान्य घर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ बेडरूम के कंप्यूटर पर कुछ कोड टाइप करता है और अचानक अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आ जाता है। $1 ट्रिलियन की संपत्ति मिनटों में गायब। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 6 मई 2010 की सच्ची घटना है। नविंदर सिंह सराहो नाम का एक सेल्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एक साधारण सी स्पूविंग एल्गोरिदम से बड़े ऑर्डर डालता था जो कभी पूरे नहीं होते थे। ये फर्जी सिग्नल अन्य मशीनों में पैनिक पहुंचा देते थे, बाजार धड़ाम से गिर जाता था। और इस घटनाक्रम को पहली बार मशीनों का पहला बड़ा फ्लैश क्रैश माना गया जो दुनिया के वित्तीय बाजारों के इतिहास में दर्ज हुआ। अब बिल्कुल एक ताज़ी घटना सुनिए, पिछले महीने की। क्रिप्टो बाजार इस सनसनीखेज घटनाक्रम की चपेट में आया जब एक अनजान ट्रेडर ने $1 को $17 मिलियन में बदल दिया, और वो भी बगैर कुछ किए हुए। उसने बस कॉपी किया और उल्टा दांव लगाया, यानी कॉन्ट्रा कॉल की, और पैसे बन गए। ये निवेशक एक बॉट मशीन थी। कहानी शुरू होती है जेम्स वायन से, जो कि क्रिप्टो सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने कभी $5 लाख को $1 करोड़ में बदला था। लेकिन हाल में जब अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन में तेज गिरावट आई और $105,000 से नीचे गया, तो वायन ने $99 मिलियन गंवा दिए। लेकिन इसी बीच एक रहस्यमयी वॉलेट ने बाजार में प्रवेश किया, जिसका नंबर था 0x2258। इस वॉलेट ने यह किया कि जब जब वायन लॉन्ग गया या वायन ने लॉन्ग पोजीशन ली, इस एआई ट्रेडर ने शॉर्ट कर दिया, और जब वायन ने शॉर्ट किया तो इसने लॉन्ग कर दिया, और इसने सिर्फ एक हफ्ते में $17 मिलियन से ज़्यादा का मुनाफा कमाया। अब आती है भारत की बारी। 3 जुलाई 2024 को सेबी ने जेन स्ट्रीट जैसी दिग्गज क्वांट ट्रेडिंग कंपनी पर भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में बैन लगा दिया। कारण ये कि उनके एल्गोरिदम सुबह सुबह बैंक निफ्टी के शेयर और फ्यूचर्स खरीद कर कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाते थे, और इसके बाद वो इंडेक्स ऑप्शंस में विशाल शॉर्ट पोजीशन बनाते थे, और ये सब माइक्रो सेकंड में होता था। रिटेल निवेशक रोज ठगे जाते थे गलत कीमतों पर। कंपनी के 4,843 करोड़ रुपए फ्रीज हो गए। ये कंपनी अमेरिका के इक्विटी वॉल्यूम का 10% से ज़्यादा हिस्सा संभालती है। क्रिप्टो की दुनिया में भी यही खेल हुआ। जनवरी 2024 में बिटकॉइन जब नई ऊंचाइयों पर था, तभी वॉश ट्रेडिंग बॉट्स ने छोटे एक्सचेंजों पर वॉल्यूम को 50% तक बढ़ा दिया। ये दरअसल क्रिमिनल नेटवर्क के बॉट्स थे जो फर्जी लिक्विडिटी दिखाकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते थे। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 3 कंपनियों और 9 लोगों पर मुकदमा ठोका। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि एक क्रिप्टो करेंसी तो एफबीआई ने खुद बनाई थी इस गैंग को पकड़ने के लिए, यानी इनका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। इन सारी घटनाओं के बारे में आप सोचेंगे कि आपको इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब आपके पैसे का मुकाबला जो कि शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में, बॉन्ड मार्केट में लगा है, उसका मुकाबला किसी मानवीय ट्रेडर से नहीं, मशीनों से है। और जैसे जेम्स वाइन के मामले में काउंटर ट्रेडर ने वाइन के इमोशनल ट्रेडिंग सिग्नल पकड़े, बॉट ने रियल टाइम में यह सीखा कि कब बड़ा ट्रेडर, जेम्स वाइन जैसा बड़ा ट्रेडर, डर गया और कब उसने लालच से सौदे किए और उस हिसाब से उल्टे दांव लगाए। वैसा ही कुछ अब बाजार में बेहद बड़े पैमाने पर हो रहा है। मार्केट को जीतने का स्किल अब ये नहीं है कि आपको उसका टॉप बॉटम पता हो, बल्कि ऐसे एल्गोरिदम भी सीखने होंगे जो ह्यूमन बायस को, यानी मनोविकारों को समझते हों। ये दुनिया फैंटेसी नहीं है, ये रियल है, क्योंकि एआई ट्रेडर इंट्यूशन यानी आभास को भी ऑटोमेट कर रहे हैं। तभी तो एक बॉट ने $1 में $17 मिलियन बना लिए।
इतनी वेल्थ जुटाने में एक पीढ़ी की मेहनत लगती है। ये सारी कहानियाँ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव की झलक हैं। वित्तीय बाजार अब मशीनों का युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। एल्गोरिदम कभी आपस में टकराते हैं, कभी एक दूसरे से सहयोग करते हैं और कभी साजिश रचते हैं। पर यह सब हो रहा है मनुष्य की नज़र से परे, इतनी बड़ी गति से और इतने बड़े स्केल पर कि आप समझ नहीं पाते। लेकिन इतना ज़रूर आपको महसूस हुआ होगा कि बीते 1-2 साल में बाजारों में तेजी और गिरावट की रफ्तार बड़ी तेज हो गई है, और कई बार आपको लगता होगा कि मानवीय नहीं है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहां क्या हो रहा है आपके पैसे के साथ और आपको पता भी नहीं है। तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि कौन से बॉट्स हैं जो शेयर बाजार चला रहे हैं, ये हैं कितने और ये कैसे काम करते हैं। पर सबसे पहले आंकड़ा समझिए। IMF का एक ताज़ा अध्ययन आया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई सितंबर में। इसके मुताबिक दुनिया में फिनेंशियल ट्रेड का 60 से 70% हिस्सा एल्गोरिदमिक ट्रेड में बदल गया है। क्रिप्टो में तो 70% से ज़्यादा बॉट्स हैं। 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट्स और एल्गोरिदम करीब करीब 80 से 90% वॉल्यूम संभाल लेंगे। फिनांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की रफ्तार पीछे बीते 1 साल में 55% से बढ़कर 78% हो गई है, और ये तेजी ऐतिहासिक है। लेकिन इसके खतरे बड़े और अनोखे हैं। मशीनी कारोबार के कुछ पुराने हादसे भी हैं, जैसे 1987 का ब्लैक मंडे, जब पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्रोग्राम ने क्रैश तैयार कर दिया था। या 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ मॉडल्स बाजार में धराशायी हो गए थे। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। आज का AI सिर्फ नियम ही नहीं मानता, सीखता है, खुद को बदलता है और ऑप्टिमाइज करता है। बाजार में यकीनन इस तकनीक से कुशलता बढ़ी है, लेकिन उतने ही जोखिम भी हैं। ये मशीनें बाजार नहीं बनाती, बल्कि एक नया बाजार रचती हैं जहां इंसान पीछे छूट रहा है। तो आइए ले चलते हैं आपको इन बॉट्स की रोमांचक दुनिया में। जब आप ये सुन रहे हैं तो ये बॉट्स आपके निवेश को बाजार में प्रभावित कर रहे होंगे। दरअसल बॉट्स अब बाजार के नए मालिक हैं और गति इतनी तेज है कि इंसान की पलक झपकते ही ट्रेड हो जाता है। बीते साल में 1 साल में 3 घटनाओं ने निवेशकों की रूह कपा दी। सुनिए, 15 अक्टूबर को 2024 को अमेरिका में ट्रेजरी बॉन्ड्स में फ्लैश क्रैश हुआ, $1 ट्रिलियन गायब हो गए। मई 2025 में क्रिप्टो मार्केट में AI ट्रेडिंग फ्रेंजी से $1 बिलियन डूबे, और जुलाई 2025 में एक AI ने गलत न्यूज़ समझकर $20 बिलियन के ट्रेड्स सेकंडों में कर डाले और दर्जनों स्टॉक्स की कीमतें बिगाड़ दी। ये ट्रेडिंग बॉट्स हैं क्या? ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट का डेटा देखकर नियमों पर और पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और बाजार में उसका स्प्रेड बढ़ा देते हैं। अब ये एडवांस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाने लगते हैं, और इसके लिए उनको इंसानी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले आप एक टेबल देखिए तो आपको पता चलेगा कि बाजार में कितने तरह के बॉट हैं जो आप काम कर रहे हैं और इनसे जीतना कितना कठिन है। फिर हम इसके बाद आगे बात करते हैं। हमें टेबल में मार्केट मेकिंग, आर्बिट्राज, ट्रेंड फॉलोइंग, स्टेटिस्टिकल आर्बिट्रेज, लेटेंसी आर्बिट्रेज, डीफाई आर्बिट्रेज, सेंटिमेंट ड्रिवन, हाई फ्रीक्वेंसी, इतने तरीके के बॉट्स दिख रहे हैं। और हमने इस टेबल में आपको ये भी बताया कि किस इक्विटी, किस क्लास में, इक्विटी में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कहाँ काम कर रहे हैं और इनकी एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मार्केट मेकिंग बॉट्स हैं जो लगातार बिड आस्क कोट्स लेते रहते हैं, इन्वेंट्री का रिस्क मैनेज करते हैं। आर्बिट्राज बॉट्स पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर हैं कि अलग अलग एक्सचेंजों में, टाइम जोन में गैप का फ़ायदा उठाकर मिली सेकेंड में ट्रेड करते हैं, और इसी तरह से लेटेंसी का फ़ायदा उठाने वाले भी बॉट हैं। डिफाई आर्बिट्रेज करने वाले बॉट हैं जो एक चैनल से या एक प्लेटफॉर्म से पैसा उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। ये सारे बॉट्स एक साथ बाजार में सक्रिय हैं, और अर्थम में जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको खोलकर इनके उदाहरण भी बताते जाएंगे। पुराने बॉट्स से ये नए बॉट्स अलग हैं। पुराने बॉट्स स्टैटिक थे, अब AI का बॉट डीप लर्निंग वाला है। ये नॉन लीनियर पैटर्न ढूंढता है, रीइंफोर्समेंट को अडॉप्ट करता है, ट्रेडर्स के सेंटिमेंट पढ़ता है, अचूक सौदे करता है, और स्पीड तो अभूतपूर्व है। AI करोड़ों डेटा पॉइंट्स को मिली सेकेंड में प्रोसेस करता है। इंसान की गति है प्रति डेटा 1 से 3 सेकेंड। तो बॉट्स अब सीखते हैं, बदलते हैं और बाजार को नया आकार देते हैं। बाजार में इस पे सक्रियता बढ़ रही है, कुशलता बढ़ रही है। वित्तीय बाजारों में करीब 4 तरीके के बड़े बॉट सक्रिय हैं जिनका ब्यौरा हमने आपको इस टेबल में दिखाया था। जैसे कि मशीन लर्निंग की ताकत वाले बॉट्स, दूसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रंटियर वाले बॉट्स, तीसरा है लेटेंसी आर्बिट्रेज वाले बॉट, और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी वाले बॉट्स। ये 4 बड़े हिस्से हैं, इनमें बाकी छोटे बॉट्स आ जाते हैं।
हम एक एक बॉट्स की तकनीक समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका असर बाजार में क्या होता है। मशीन लर्निंग की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ये सुपरवाइज लर्निंग, पुराने डेटा और न्यूज़ सेंटीमेंट से कीमतों की भविष्यवाणी करते हैं। अनसुपरवाइज्ड छिपे संबंध ढूंढते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं। जैसे लंदन के कोको फ्यूचर्स का असर क्या स्विस फ्रैंक की कीमतों को प्रभावित करेगा। ये यहाँ तक सक्रिय हैं कि ये डीप लर्निंग सैटेलाइट की मदद से पार्किंग लॉट्स को देखकर किसी सेल्स स्टोर की बिक्री का अंदाज लगाते हैं। ये बॉट्स सेंट्रल बैंक गवर्नर की स्पीच के भीतर जाकर ये समझता है कि बैंक दरअसल ब्याज दरों में ऐसा क्या देख रहा है जो उसके भाषण से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये एक बड़ा हिस्सा है बॉट्स का जो बाजारों को प्रभावित कर रहा है और एल्गोरिथमिक ट्रेडर स्टॉक मार्केट पे, बॉन्ड मार्केट में और क्रिप्टो में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरा पैटर्न समझिए जिनको रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रंटियर कहते हैं। ये बॉट्स दरअसल गलतियों से सीखते हैं, जिसको ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं। इनको प्रॉफिट पर रिवार्ड मिलता है और लॉस पर पेनाल्टी मिलती है। पीपीओ और ड्यूकिन जैसे जो मॉडल हैं सिमुलेशन में हजारों तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं और उनकी बैक टेस्टिंग करते हैं। ऑर्डर बुक के पैटर्न देखते हैं, प्राइस मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं और ऐसे पैटर्न निकालते हैं जो इंसान सामान्य रूप से देख ही नहीं सकता। इनमें एक अनोखी समस्या है और वो समस्या है ब्लैक बॉक्स। एक समय के बाद इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग बॉट्स में डेवलपर भी नहीं समझ पाते कि बॉट्स ने कोई डील कैसे बना ली है। स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है या चौंकाने वाली है, इससे समझ में आता है। तीसरा जो बड़ा बॉट्स का ग्रुप है जो बाजार में सक्रिय है वो लेटेंसी आर्बिट्रेज है। ये समय का खेल है। NYSE का प्राइस अपडेट होता है और शिकागो पहुंचने में माइक्रो सेकंड लगते हैं। स्प्रेड नेटवर्क्स ने $300 मिलियन खर्च करके माउंटेन के आर पार एक केबल बिछाई और सूचना की गति को 17 से घटाकर 13 मिली सेकेंड कर दिया और अरबों रुपए कमा लिए। न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच मिली सेकेंड में ट्रेड के बीच का जो गैप था उस पर उसने कमाई की। माइकल लुइस की एक मशहूर किताब है फ्लैश बॉयज, जो बताती है कि कोलोकेशन सर्वर एक्सचेंज के पास रखकर कैसे नैनो सेकेंड की बढ़त पर कमाई कर लेते हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको यह याद दिलाएं कि क्या आपको भारत का कोलोकेशन स्कैम याद है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चहेते ट्रेडर बाजार को कुछ सेकंड पहले भांप लेते थे क्योंकि उनके सर्वर बाजार के पास होते थे और उन्हें पहले भाव मिल जाते थे। स्कैम फटा, फिर उसके बाद इसकी जांच हुई और ये पाया गया कि कोलोकेशन भारतीय बाजार में भी चल रहा था। बॉट्स की अगली कैटेगरी पर आते हैं। ये एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी बनाने वाले बॉट्स हैं, यानी जो बाजार में कैसे ट्रेड किया जाए उसकी रणनीति तय करते हैं। इन्हें आप मार्केट मेकिंग बॉट्स भी कह देते हैं। ये लिक्विडिटी बढ़ाकर स्प्रेड कमाते हैं। आर्बिट्रेज बॉट्स ने बिनांस पर जैसे 64,000 कॉइन खरीदे और कॉइन बेस पर 64,100 में कॉइन बेच दिए। ये एक एक्सचेंज से खरीदा हुआ बॉट स्टॉक या क्रिप्टो दूसरे एक्सचेंज पर बेचते हैं। ट्रेंड में फॉलोइंग मोमेंटम पकड़ते हैं और मीन रिवर्जन पर के नॉर्मलाइजेशन पर दांव लगाते हैं। ये पूरी तरह बाजार की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। चौंक गए होंगे ना ये जानकर आप? तो सवाल ये होगा कि बॉट्स काम कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए अप्रैल 2020 का महीना भूलना मुश्किल है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कि WTI क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स है, यहाँ अचानक कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव $37 पर ट्रेड होने लगा। ऐसा लगा बाजार को कि स्टोरेज की कमी है और इससे पैनिक फैल गया, लेकिन असली खेल एक एल्गोरिथमिक बॉट्स का था। ये बॉट्स नॉर्मल कंडीशंस के लिए बनाए गए थे। नेगेटिव प्राइस की कल्पना ही नहीं की थी क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में नहीं था और अचानक वे फेल हो गए और उन्होंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दिए। बाजार बुरी तरह लड़खड़ा गया। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए कि किस बाजार में बॉट्स कितना कारोबार संभाल रहे हैं। इक्विटी में इनकी हिस्सेदारी 73% है, क्रिप्टो में 68% है, कमोडिटी में 55% है, फिक्स्ड इनकम ETF में 48% है और फॉरेक्स में करीब करीब 80% है। बॉट्स बनाम इंसान की जो नई होड़ है, इसे हम करीब से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी। अमेरिकी शेयर बाजार में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग 2024 में कुल वॉल्यूम का 70 से 75% हिस्सा संभालती थी। 2025 तक जो AI ड्रिवन सिस्टम्स हैं वो ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 89% हिस्सा कंट्रोल करेंगे। हाई वॉल्यूम के दिनों में ये बॉट्स स्टेबलाइजर बन जाते हैं, बिड आस्क स्प्रेड को टाइट कर देते हैं, जिससे बाजार में अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है। यानी सब कुछ बुरा ही नहीं है, लेकिन जब बाजार टूटता है, जैसे 2020 के कोविड क्रैश में इन्होंने अचानक लिक्विडिटी बाजार से खींच ली और बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। 2024 में एक स्टडी आई जिससे पता चला कि हाई एल्गो एक्टिविटी वाले स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम हुई है। बाजार के सामान्य दिनों में ये बॉट्स ठीक हैं, लेकिन जैसे ही बड़े इवेंट आते हैं,
टैरिफ पर, ट्रंप का बयान या दुनिया में कोई बड़ी गतिविधि, तो ये बॉट्स अचानक बड़े खतरनाक हो जाते हैं। 2025 की शुरुआत में यूएस इक्विटी में एआई ट्रेडिंग का बहुत तेज सर्ज हुआ। S&P 500 करीब 3.2% ऊपर गया, नेस्डैक 5.5% ऊपर गया। एआई स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई, अनयूजुअल वॉल्यूम्स दिखाई देने लगे, बगैर किसी न्यूज़ के स्पाइक्स आने लगे स्टॉक्स में। रेगुलेटर्स ने जांच की, पता चला कि हेज फंड की एआई स्ट्रेटजीज 12% से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। क्रिप्टो में तो सब सनसनीखेज हो गया। क्रिप्टो चूंकि 24 घंटे ऑपरेशन करते हैं, बटे हुए एक्सचेंज हैं, रेगुलेशन कम है अलग अलग देशों में, इसलिए ये बॉट्स की खुली फील्ड है जहां वो खुलकर खेलते हैं। 2025 में क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट का मार्केट करीब 47.43 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। 2035 तक ये 200 बिलियन से ऊपर होगा, यानी करीब 14% का कैगर इसमें दिखाई दे रहा है। एआई आधारित बॉट्स 2024 में 40 बिलियन डॉलर और 2034 तक करीब 985 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ 37% की ग्रोथ दिख रही है। अक्टूबर 2024 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वॉच ट्रेडिंग बॉट्स पर नए जुर्माने और नियम तय किए और इनसे ये पता चला कि बिटकॉइन ट्रेड्स का आधा हिस्सा फर्जी वॉल्यूम में बनता है। डिफाई में फ्लैश लोन बांटे जाते हैं। बॉट पूल्स के भीतर गैर जमानती कर्ज लेकर और इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज से कमाई करते हैं। बॉट्स सेकंड में राउंड ट्रिप ट्रेड कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगस्त 2024 में जब बिटकॉइन तेजी से गिरा था, $50,000 से नीचे गया था, जो फ्लैश क्रैश आया था, बॉट्स ने रिकवरी में 35% का बाई साइड वॉल्यूम दिया और मीन रिवर्जन से बड़ी कमाई कर ली। कमोडिटी में एल्गोरिथमिक बॉट की सक्रियता थोड़ी कम है क्योंकि चुनौतियां ज़्यादा हैं। फिजिकल डिलीवरी की शर्त है, आप जो कमोडिटी खरीदते हैं उसके अगेंस्ट उसकी भौतिक डिलीवरी होनी चाहिए। स्टोरेज की अपनी लागत है, सप्लाई चेन के अपने आंकड़े हैं, ये सब वर्चुअल नहीं है। लेकिन फिर भी CME और IC पर फ्यूचर वॉल्यूम्स का 50 से 60% हिस्सा एल्गो ट्रेडिंग में बदल गया है। एक किस्सा 2024 का सुन लीजिए, जब एक AI बॉट ने कुशिंग ओक्लाहोमा में इन्वेंट्री बिल्ड पैटर्न को सैटेलाइट इमेज से समझा और WTI क्रूड के फ्यूचर्स में शॉर्ट लगा दी। ठीक इसी तरह गोल्ड सिल्वर में और अलग अलग करेंसीज में ब्याज दरों में और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को कोरिलेशन में समझकर बॉट्स सौदे करते हैं और ये मल्टी एसेट्स के बीच में होने वाले सौदे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में मासिक सिल्वर का इंपोर्ट डेटा LME के कॉन्ट्रैक्ट्स को समझकर मुंबई में प्रीमियम आर्बिट्रेज का मौका देता है। फिक्स्ड इनकम में भी, बॉन्ड्स में भी अब पुरानी दुनिया बदल रही है, बॉन्ड सक्रिय हैं। 2024 में ग्लोबल बॉन्ड्स एल्गो ट्रेडिंग का मार्केट $1.7 बिलियन पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि 2030 तक ये करीब $3.37 बिलियन हो जाएगा। मार्केट एक्सेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर म्युनिसिपल बॉन्ड अब इलेक्ट्रॉनिक सौदों का हिस्सा हैं। ETF क्रिएशन, रिडम्पशन, आर्बिट्रेज बॉट्स के खेल का बड़ा मैदान है। NAV प्रीमियम लेने के लिए बॉट्स अंडरलाइंग बॉन्ड्स खरीदते हैं और ETF पर शॉर्ट कर देते हैं। 15 अक्टूबर 2024 को जो अमेरिकी ट्रेजरी में फ्लैश क्रैश आया था, वो ऐसी ही एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का नतीजा था, जहां एल्गो मार्केट मेकर्स ने एक साथ बाजार से लिक्विडिटी खींची और बाजार भरभरा कर बैठ गया। अब यह तो हुई बाजारों के भीतर की बात जो एक देश के भीतर हो है। आपके दिमाग में सवाल ज़रूर होगा कि क्या बॉट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्देशीय स्तर पर या क्रॉस बॉर्डर स्तर पर भी ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ये सच है। जरा कल्पना कीजिए कि आपने एक ही पल में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक शेयर खरीदा, बिनांस के केमन आइलैंड के एक्सचेंज पर क्रिप्टो बेचा, सिंगापुर के SGX पर फ्यूचर ट्रेड किया और इथीरियम के लेयर 2 पर डिफाई प्रोटोकॉल में लिक्विडिटी बढ़ा दी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज के AI पावर ट्रेडिंग बॉट्स की हकीकत है। ये बॉट्स रियल टाइम में लिक्विडिटी, फीस और लेटेंसी यानी समय में अंतर देखकर ऑर्डर रूट करते हैं। अब सारी सीमाएं ध्वस्त हो गई हैं। आपको याद होगा 2024 में ब्लैक रॉक ने इथेरियम पर अपना टोकेनाइज्ड मनी मार्केट फंड लॉन्च किया था। तुरंत आर्बिट्राज बॉट सक्रिय हो गए। ऑन चेन टोकन यानी क्रिप्टो की कीमत को देखते हुए पारंपरिक पूंजी सप्लाई जैसे बैंक से लोन लेके प्राइस डिफरेंस पर ट्रेडिंग शुरू हो गई। मल्टी चेन ट्रेडिंग बॉट्स अब 15 से अधिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को मॉनिटर करते हैं और जहां भी उन्हें कोई प्रॉफिटेबल स्प्रेड दिखता है, ब्रिजेस के जरिए वे एटॉमिक स्वैप्स सक्रिय करके सेकंड में क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी आर्बिट्राज करने लगे हैं। ये इतना स्मार्ट सिस्टम है कि इसको समझना भी थोड़ा जटिल है। जहां जैसे नियम है उनका फायदा उठाते हुए बॉट्स ने अपने लिए आर्बिट्राज की रणनीति बना रखी है। जैसे सिंगापुर बेस्ड बॉट भारतीय इक्विटी में पी नोट्स की ट्रेडिंग करते हैं।
इसी तरह क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स केमन आइलैंड में ट्रेड कर रहे हैं, और जो बॉन्ड के बॉट्स हैं वो यूरोप में और लंदन में और में लिक्विडिटी लेते हैं। डिफाई प्रोटोकॉल, यूनिस्वैप, इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म पर फैले कर्ज में ये पैसा बांट दिया जाता है। अलग अलग जगह जो पैसा मौजूद है उसे एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर बांटना ये नई रणनीति है जो केवल बॉट्स के बस की है। लिक्विडिटी का एक जंगल है और बॉट्स यहाँ के सुल्तान हैं। सबसे आसान नज़ीर हमारे सामने है जेन स्ट्रीट की। जेन स्ट्रीट ने एनएसई के डेरिवेटिव से पैसा कमाया और डिफाई पर टोकेनाइज्ड एसेट के बीच में आर्बिट्राज का खेल किया, ऐसा पता चलता है। रेगुलेटर्स चूंकि दो अलग अलग देशों के नियमों को संभाल ही नहीं सकते और उनका स्वैप ट्रेड है उनके नियम के दायरे में नहीं आता, इसलिए ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि पुराने कानूनों का मतलब था कि एक बाजार में वहीं के नियम होंगे, लेकिन अब एक ही कंपनी अलग अलग बाजारों में काम कर रही है और ट्रेड क्रॉस बॉर्डर हो रहा है। टोकेनाइजेशन आने वाला है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर टोकेनाइजेशन के बारे में और समझना चाहते हैं तो आप पिछला अर्थम देख लें टाइमलाइन पर जाकर, जहां हमने विस्तार से बात की है। लेकिन टोकेनाइजेशन आने के बाद ये बॉट्स का और एल्गोरिदम का की ट्रेडिंग का एक नया और बेहद ताकतवर स्वरूप सामने आएगा। स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट अब ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन में बदल रहे हैं। एआई एजेंट्स ट्रेडिशनल एक्सचेंज पर कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं और टोकेनाइज्ड वर्जन में जाकर शॉर्ट करते हैं और सेकंडों का प्राइस पकड़कर कमाई करते हैं। उदाहरण से समझिए, एक बॉट ने डिफाई पर टोकेनाइज्ड गोल्ड खरीदा और कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दिया। एआई मार्जिन सेटलमेंट सब मिनटों में हैंडल कर लेता है और सारे कानूनी प्रक्रियाएं और कंप्लायंस की मंजूरियां अपने आप मंजूरी लेकर इस ट्रेड को कंप्लीट कर देता है। आपके दिमाग में सवाल होगा, तो फिर फिनेंशियल ट्रेडिंग को लेकर, वित्तीय ट्रेडिंग को लेकर हमारी समझ ही बदल रही है। क्या ये सब कुछ पूरी तरह बदल रहा है? हम वित्तीय बाजार को जैसे समझते थे वैसा है नहीं। बिल्कुल सच है। बाजार ऊंचाई पर हुए गिरावट पर एल्गोरिदम का व्यवहार एक जैसा होता है, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है और कोई पछतावा नहीं है। बॉट अपने फार्मूले पर ट्रेड मिलता है तो मिली सेकेंड में उसे खत्म कर देता है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का यह वादा था कि बाजार में मानवीय गलतियों का अंत होगा, बाजार की पूरी तरह कुशलता होगी। ऐसा हुआ भी है, लेकिन इसके के पार भी एक और परिदृश्य है, ये देखना जरूरी है। अब चीजें थोड़ा ज्यादा दिलचस्प हो रही हैं। बाजार को, वित्तीय बाजारों को मानवीय व्यवहारों की पाठशाला कहा जाता है। कहा जाता है कि तमाम तरीके के बायसेस, मनोविकार यहाँ खेलते हैं। एल्गोरिदम्स ने इन बिहेवियरल एनोमलीज को या व्यवहारों की असंगतियों को बदल दिया है। क्लासिकल बिहेवियरल फिनांस हमें मनुष्य के मन के जो बायस हैं, जो पक्षपात हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी गलतियां हैं, उन्हें बताते हैं। जैसे कि एंकरिंग यानी कल की क्लोजिंग पर अटक कर सौदा करना, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यानी ताज़ा न्यूज़ को सबसे ज़्यादा पढ़कर वजन देना, तभी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स का इतना बड़ा हिस्सा होता है। लॉस एवर्शन यानी नुकसान से बचना, जोखिम कम रखना। ये सारी चीज़ें मानी जाती थी कि इस तरीके के जो बायसेस हैं, मनोविकार हैं, वो बाजारों को अकुशल बनाते थे और बाजारों में गलतियाँ होती थी। एल्गोरिदम्स को इन्हें ख़त्म करना था। लेकिन 2024 की एक स्टडी ने चौंकाया, जब ट्रेडर्स को ये लगा कि एल्गोरिदम्स जो ट्रेड कर रहे हैं उनके आधार पर उन्होंने और ज़्यादा रिस्क लिया। इससे प्राइस फोरकास्ट बदल दिए गए। एल्गोरिदम की मौजूदगी की आशंका ने बाजार का बिहेवियर ही बदल दिया और इससे नए तरीके के बायस पैदा हुए। जैसे पुरानी एंकरिंग बायस घटी, लेकिन रिजीम एंकरिंग आई। सभी बॉट्स ने एक ही डेटा सेट के आधार पर ट्रेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी एक जैसे डेटा सेट पर ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर एक नया बायस बना जिसको डेटा सेट अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। सब एक पैटर्न पर चलते हैं, इसीलिए शेयर बाजारों में आपको इतनी तेज गिरावट एक साथ आती दिखाई देती है, क्योंकि सारे एल्गोरिदमिक बॉट के पास एक ही तरीके की ऑर्डर बुक खुली हुई है और पैटर्न बने हुए हैं, और इसी से वॉलेटिलिटी बढ़ती है। प्राइस डिस्कवरी के मामले में एल्गोरिदम से पहले तक प्राइस डिस्कवरी मनोवैज्ञानिक थी। कैसे होती थी? सूचना आती थी किसी कंपनी के बारे में, किसी वित्तीय मामले में, फिर उसके बाद धारणा बनती थी, फिर लोग विश्वास करते थे, फिर ट्रेड करते थे, उसके बाद प्राइस निकलता था। क्योंकि एल्गोरिदम ये नहीं देखते कि ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, वो उनको ऑर्डर फ्लो पढ़ना आता है, और इसलिए टॉप ऑफ द पैटर्न्स में अब वो माइक्रो सेकंड में प्राइस मूवमेंट तय कर देते हैं। अब बाजार में रिस्क परसेप्शन यानी जोखिम की संभावना भी बिल्कुल उलट गई है, और वो इन्हीं बॉट से आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रिस्क की धारणा बदल दी है। रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि डेटा भरपूर है, एग्जीक्यूशन तेज है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कंट्रोल ज़्यादा है, और इससे उनका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी तरफ जो एल्गो हैं, जो बॉट्स हैं, वो इसी भरोसे को पढ़ते हैं और बेहद निर्मम होकर ट्रेड मारते हैं। एल्गोरिदम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती,
इसलिए अब बाजार में ट्रेडर्स के लिए पहले की तुलना में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। ब्लैक स्वान जिसको हम बराबर सुनते आए हैं, यानी अचानक होने वाली घटनाएं, पहले कुछ स्टोरीज पर, कुछ नैरेटिव्स पर केंद्रित थी। ब्लैक स्वान इवेंट कैसे आते थे? मंदी आ जाए, जंग हो जाए, महामारी आ जाए। एल्गोरिदम्स हिस्टोरिकल डेटा पर चलते हैं, उनके लिए ब्लैक स्वान का कोई मतलब नहीं है। उनका उनका डेटा मॉडल एक अलग तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए जब हमें लगता है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद या ईरान और इजराइल की जंग के बाद बाजार टूटेंगे, तो बाजार टिके रहते हैं। बाजार में अब ध्यान रखने की बात यह है कि मानव में मनोविज्ञान उतना दिलचस्प नहीं रहा है जितना कि मशीनों का मनोविज्ञान जानने की उत्सुकता है। क्योंकि जब 80% से ज़्यादा ट्रेडिंग एल्गोरिदमिक है, तो एल्गोरिदम ही भावनाएं हटा रहा है और नए तरीके की कमजोरियां पैदा कर रहा है। इसलिए जब क्रैश आता है तो बॉट्स एक साथ लिक्विडिटी खींचते हैं। अभी आप तय करें कि इन एल्गोरिदम बॉट्स के जरिए बाजार कुशल हुआ है या नाजुक, लेकिन अगले 50 साल अब मानवीय तर्कहीनता के नहीं, मनुष्य की बेचैनी के नहीं, बल्कि मशीनों की इंटेलिजेंस या उनकी जो अपारदर्शी बुद्धिमत्ता है, ऑपिक इंटेलिजेंस है, उसके अध्ययन पर केंद्रित होगा। ये सफल है या असफल, जूरी इज स्टिल आउट, इस पर फैसला होना है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया में कौन कितना तैयार है इस नई ट्रेडिंग के लिए, जब 80% से ज़्यादा वित्तीय ट्रेडिंग बॉट्स के पास जा रही है? पूरी दुनिया में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को लेकर नियम एक जैसे नहीं हैं। हर देश की अपनी ज़रूरत है और उस बाजार के हिसाब से वो कानून बना रहा है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स को नियमों में फ़र्क का फ़ायदा मिलता है, खासतौर से बॉट्स को, क्योंकि कंपनियों को हर जगह अलग अलग कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है। एक और टेबल देखिए, इससे हम समझते हैं कि कहाँ कौन से कानून हैं और क्या कार्रवाई हुई है हाल में एल्गो ट्रेडिंग को लेकर। हमने इसमें अमेरिका को, यूरोप को, भारत को, सिंगापुर को और यूएई को शामिल किया है। एल्गो ट्रेडिंग का दौर सिर्फ तेज कंप्यूटर नहीं बल्कि 4 चीज़ों से बनता है। एक, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा इस नई व्यवस्था को अपनाने की रफ्तार, और चौथी पारदर्शिता। और दुनिया के हर देश की तैयारी अलग अलग है। कहीं बेहद उन्नत सिस्टम है तो कहीं अभी शुरुआत है। एक और चार्ट से समझते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना तैयार है। ये ग्लोबल एल्गो तैयारी का एक स्कोर बोर्ड है जो हमने बनाया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नियम अपनाने की दर कैसी है, पारदर्शिता का स्तर क्या है और उनकी स्कोरिंग क्या है। जिससे ध्यान से देखें, पूरे सिस्टम में सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत ट्रेडिंग नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिली सेकेंड की स्पीड है, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क्स हैं, डीप लिक्विडिटी और हजारों एल्गो फर्में हैं। ये सब तो हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। अलग अलग एजेंसियां हैं, मजबूत रेगुलेटर हैं, SEC CFTC हैं, इसके बाद भी नियमों में खामियां रह जाती हैं, जिसका इस्तेमाल हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर करते हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, थोड़ा आगे है। इस वक्त का सबसे पहला नंबर 1 बॉट रेडी मार्केट है। एक ही रेगुलेटर है, साफ नियम है, क्रिप्टो पर स्पष्ट कानून बनाए गए हैं और एशिया का नया ट्रेडिंग हब है। टॉप डेटा सेंटर्स हैं, फाइबर नेटवर्क सिंगापुर में बहुत अच्छा है और एल्गो ट्रेडिंग का डेटा सबको मिलता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। यूरोप में और यूके में नियम मजबूत हैं, मगर लागू करने में फ़र्क है। EU में जो MFID रूल्स हैं वो 27 देशों में अलग अलग तरह से लागू होते हैं, कार्रवाई धीमी है, इसलिए पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि UK ने ब्रेक्जिट के बाद भी अपने वित्तीय कानूनों की गुणवत्ता को मजबूत रखा है। जापान एशिया का हाई फ्रिक्वेंसी किंग है, 70 से 80% ट्रेड एल्गो में हो रहे हैं, लेकिन बाजार कुछ बड़ी संस्थाओं के कंट्रोल में है, इसलिए पारदर्शिता के सवाल हैं। भारत, अमीरात यानी मध्य पूर्व, हांगकांग तेज़ी से उभरते मार्केट है। भारत के एक्सचेंज में NSE और BSE तकनीकी रूप से मजबूत हैं, लेकिन रिटेल डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। जेन स्ट्रीट जैसी कार्रवाई ने हमें दिखाया कि सेबी भी अब सीख कर सक्रिय हो रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात का फ्री जोन मॉडल है, जिसमें फिनटेक सैंडबॉक्स के रूल्स हैं। हांगकांग में क्रिप्टो ट्रेडिंग और एल्गो की निगरानी बढ़ रही है और ये एशिया का उभरता हुआ सितारा है। चीन में टेक्नोलॉजी बेहद मजबूत है, सिस्टम बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन डेटा और पारदर्शिता कम है, सरकारी दखल ज़्यादा है, इसलिए इस स्कोर चार्ट में वो पीछे दिखाई दे रहा है। अगला सवाल, बीते कुछ वर्षों में बॉट ट्रेडिंग के बाद किस तरीके के खतरे उभरे हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, ये बेहद ज़रूरी है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के अपने फ़ायदे हैं, छोटे स्प्रेड होते हैं, गहरी लिक्विडिटी होती है, प्राइस की डिस्कवरी सही होती है, सही कीमत मिलती है, लेकिन जोखिम भी बड़े हैं। 3-4 बड़े जोखिम हैं जिनको समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा खतरा जो बाज़ारों में दिख रहा है पिछले 3-4 साल में एल्गो
ट्रेडिंग और बॉट के साथ वो फ्लैश क्रैश हैं। जब एक एल्गोरिदम दूसरे एल्गोरिदम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे 2010 का फ्लैश क्रैश इसका उदाहरण है। 6 मई को दोपहर 2:32 पर डाउ जोन्स 1000 अंक गिरा और मिनटों में वापस आया। वजह यह था कि वो एक सेल ऑर्डर जो आया था नविंदर सिंह सराओ का स्पूफिंग का, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था। लेकिन एल्गो एक दूसरे की गिरावट पर रिएक्ट करते हुए एक लूप में फंस गए। आप अगर ध्यान देंगे बाजारों पर, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि आज मिनी फ्लैश क्रैश बाजारों में हर हफ्ते हो रहे हैं, चाहे क्रिप्टो का बाजार हो, स्टॉक मार्केट का हो। 10% से ज़्यादा तेज गिरावट होती है और फिर तेज़ी से रिकवरी आती है। स्टॉप लॉस होते हैं तो एल्गो बिक्री बढ़ा देते हैं और ज़्यादा गिरावट लाते हैं। IMF की 2024 की रिपोर्ट में पढ़ रहा तो कहती थी कि AI वाले ETF बाजार में ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। बल्कि इस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गेंसलर ने कहा है कि AI के साथ कई सारे एसेट्स में एक साथ क्रैश आ सकता है। तो फ्लैश क्रैश इसका सबसे बड़ा खतरा है और छोटा निवेशक इसमें बुरी तरह फंसता है। उसे समझ में नहीं आता कि बाजार इतने कम समय में इतना बड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट कैसे ले लेता है। दूसरी बात मार्केट मैनिपुलेशन की, स्पूफिंग और फेक लिक्विडिटी की। स्पूफिंग यानी नकली ऑर्डर डाला और कैंसिल किया, फेक सिग्नल क्रिएट किया, लेयरिंग की, अलग अलग कीमतों पर कई ऑर्डर डाल दिए, कोट्स की स्टफिंग कर दी, सिस्टम को ओवरलोड कर दिया। ये सब बॉट्स के जरिए ही हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जेन स्ट्रीट ने कहा कि बेसिक आर्बिट्राज है जो वो ले रही है, दुनिया से पैसा लाती, भारत में कमाती और भारत से बाहर इसको डिफाई में बाकी जगह इन्वेस्ट करती है। सेबी ने कहा है तो मैनिपुलेशन है और 4800 करोड़ का जुर्माना लगाया। ये सनद रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल अपने आप मिलकर भी डील बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर कई मॉडल एक साथ हैं तो वो एक साथ मिलकर डील बना सकते हैं, उन्हें अलग से किसी आदेश की या प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। 2022 की स्टडी बताती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और नियामकों की सबसे बड़ी चुनौती है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट का इरादा साबित करना मुश्किल है, क्योंकि कानून तो इंसानों के लिए बने हैं जिनमें इंटेंशन की बड़ी भूमिका है कि किसी ने घोटाला किया, किसी ने चोरी करने की कोशिश की, प्राइस की मैनिपुलेशन किया। AI को आप किस कानून के तहत सजा देंगे? अगला जो बड़ा खतरा इससे दिखता है वो लिक्विडिटी का भ्रम है और इसमें रिटेल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शांत बाजार में एल्गो ट्रेडर्स लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, लेकिन जब तनाव होता है, बाजार में कोई घटना होती तो गायब हो जाते हैं। जो ताज़ा स्टडी आई हैं उसमें 10% से ज़्यादा एल्गो होने पर फ़ायदा रुकता है, जोखिम बढ़ता है, रिटेल निवेशक इस खेल में हारते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उनके ऑर्डर देखकर पहले ही खरीद लेते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं। आपने किसी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना ऑर्डर प्लेस किया, उसे किसी एल्गो बॉट ने पहले ही पढ़ लिया है और उसके बाद बाजार में जब आप सौदा करने जाते हैं तो आपको स्टॉक की कीमत बढ़ी हुई मिलती है। भविष्य का अनुमान यह है कि 2030 तक 90% ट्रेड एल्गो में होंगे। लिक्विडिटी 5 से 10 फर्मों में केंद्रित हो सकती है और एक फेल हुआ तो पूरे मार्केट पर असर होगा। हर 10% एल्गो से 2 से 3% ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है बाजार में। रिटेल का हिस्सा आने वाले दिनों में 10 से 15% गिरेगा। सभी AI एक जैसे चले तो एक की गलती से सब कुछ फेल हो सकता है। ये सारे आकलन जो हम आपको बता रहे हैं IMF की ताज़ा गणनाओं से आए हैं। इतना सब सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि मैं तो सब SIP में पैसा लगाता हूँ, मैंने तो थोड़े स्टॉक्स खरीद रखे हैं, मैं कभी मार्केट में सुबह शाम ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं करूँ क्या? इससे पार कैसे पाएँ? और यही इस अर्थम का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, जिसके लिए हम इस पूरे अर्थम को लेकर आपके पास आए हैं कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप इसे समझ ही लीजिए, क्योंकि आपकी गाढ़ी बचत बाज़ारों में, बैंक्स में, बॉन्ड्स में रखी है और वो कहीं ना कहीं इन बॉट्स की ट्रेडिंग के दायरे में आ रही है और उसी का खेल है। और पूरे के पूरे वित्तीय बाजार दूसरे के पैसे का खेल है, यानी अदर पीपल्स मनी। तो पहले सच स्वीकार करिए कि रोबो या बॉट या एल्गोरिदम, आप उन्हें जो भी कहें, वो स्टॉक मार्केट को अब चलाते हैं और बाजार पूरी तरह बदल गया है। ये सच स्वीकार करना पड़ेगा। 2025 में स्टॉक क्रिप्टो बॉन्ड में 70% से ज़्यादा ट्रेड एल्गोरिदम या कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे, जो इंसान से 1000 गुना तेज़ी से फैसला लेते हैं। अब ज़रा समझिए कि रोबोट क्या क्या तय कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है आपकी बचत और निवेश के लिए आपका जानना। जैसे आपके म्यूचुअल फंड की दिन की अंतिम वैल्यू क्या होगी, NAV क्या होगी, इस पर बॉट और रोबोट का असर है। स्टॉक बेचने की आसानी, लिक्विडिटी, जैसे कि दुकान में सामान हो या ना हो, जब आप स्टॉक बेचने जाते हैं तो ग्राहक मिलेगा, या खरीदने जाते हैं तो सामान मिलेगा कि नहीं, ये बॉट्स तय करते हैं। क्रैश में आपको कितना नुकसान हो सकता है, 10 मिनट में 10 लाख गायब हो सकते हैं, ये बॉट्स तय कर सकते हैं। आपकी बचत बढ़ेगी या लंबे समय में गायब हो जाएगी, ये रोबोट ये तय कर रहे हैं। अब आपके पैसे पर इन पैटर्न्स का विस्तार से असर समझते हैं। बॉट्स का असर क्या है? अगर बाजार शांत है तो 90%
समय तक और बाजार 90% समय तक शांत रहता है, साइडवेज में मूव करता है। ऐसी स्थिति में बॉट्स आपके दोस्त हैं, आपकी मदद करते हैं। कैसे आपकी मदद करते हैं? एक तो स्प्रेड टाइट कर देते हैं, सस्ती खरीद बिक्री होती है। से 1990 में 100 शेयर खरीदने पर आपको 800 से 1600 रुपए तक का हिडन मार्कअप लगता था, आज 80 से 160 का ही लगता है, क्योंकि एल्गो ट्रेडर 0.01 पैसे के अंतर पर भी ट्रेड करते हैं। जैसे रिलायंस का एक बिड 3000 का था और आज 3010 का था, 10 पैसे का फर्क था, पहले 10 से 20 रुपए का होता था। तो छोटे बाजार अगर स्थिर है बाजार साइडवेज है, तो बॉट्स आपको बाजार में सही कीमत दिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो बाजार को चला रहे हैं। आर्बिट्राज आपको सही मिलता है, जो खास तौर से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, अगर एप्पल न्यूयॉर्क में 19,000 रुपए का है और लंदन में 19,100 का, तो रोबोट इसे तुरंत खरीद कर बैलेंस करते हैं। इससे आपकी फंड की एनएवी सटीक होती है। पहले जब प्रोफेशनल्स ऐसा करते थे तो ज़्यादा फायदा भी कमाते थे और उनसे गलतियां भी होती थी। तीसरा फायदा बॉट्स को आपको क्या हो रहा है, एल्गोरिदम से कौन से लाभ मिल रहे हैं, उसमें खर्च कम है। इंडेक्स फंड केवल 0.3% सालाना चार्ज पर काम करते हैं। पहले एक्टिव फंड 2 से 3% लेते थे, क्योंकि इंसानी ट्रेडर महंगे थे। एल्गो ने पैसिव इन्वेस्टिंग को आसान बना दिया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके कारण एल्गोरिदमिक बॉट्स या ये AI बॉट्स बाजार में आपके मददगार हैं। लेकिन अब खतरा भी समझिए। बाजार अपने पूरे साल भर की यात्रा में 10 से 15% समय पागलपन में, पैनिक में बिताते हैं। 90% समय, 80 से 90% समय बाजार स्थिर रहते हैं, साइडवेज मूव करते हैं, तार्किक ढंग से चलते हैं। लेकिन 10% दिनों में बाजार में अभूतपूर्व तेजी या अभूतपूर्व गिरावट आती है। और यहाँ एक डर है, यहाँ डर ये है कि फ्लैश क्रैश अब हर हफ्ते होते हैं। 5 से 8% का ट्रेडिंग स्विंग अब नॉर्मल हो गया है। एल्गो देखते हैं कीमत गिरी तो स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, और बिक्री बढ़ी तो गिरावट बढ़ी। आपको पता भी नहीं चलता, बाजार गिर भी जाता है, आपके निवेश की वैल्यू कम भी हो जाती है और रिकवरी भी हो जाती है। सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब आप बेच नहीं पाते और जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कोविड के क्रैश में ऐसा ही हुआ कि ऐप पर लोगों को प्राइस दिख रहा था 100 रुपये पर, लेकिन जब वो ट्रेड डालने गए तो ट्रेड $90 में एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि एल्गो ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी गायब कर दी। जैसे कि आपको दुकान में सामान दिखे, लेकिन चेकआउट करने पर आपको वो सामान ना मिले या उस सामान की वो कीमत ना मिले। तीसरी बड़ी चीज़ कि क्रैश में सेविंग तेज़ी से गायब होती है। पहले 20% करेक्शन हफ्तों में होते थे, अब दिनों में हो जाते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि होल्ड करो, लेकिन इससे पहले अकाउंट में 15% वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ये रोज का खेल है। अमेरिका के स्टॉक्स में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म आपके ऑर्डर्स को मिलीसेकंड पहले देख लेती है। पहले वो खरीदती है, कीमत बढ़ाती है और फिर उसके बाद आपको महंगा बेच देती है। क्रिप्टो में तो 50% वॉल्यूम फेक बताए, रोबोट खुद ट्रेड कर रहा है, हाई वॉल्यूम दिखाता है, आप सोचते हैं कि सुरक्षित है और लिक्विडिटी गायब हो जाती है। खास तौर पर जो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड निवेशक है वो ध्यान दें। फंड मैनेजर जब रीबैलेंस करता है, ध्यान दीजिएगा, फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, नए स्टॉक्स खरीदता है, तो एल्गो को पहले पता चल जाता है और वो प्राइस मूव कर फंड को खराब एग्जीक्यूशन पर मजबूर कर सकता है। इसमें आपका नुकसान क्या है? आपके म्यूचुअल फंड अगर महंगा खरीदा, 0.5% से ज़्यादा कीमत ने सालाना रिटर्न में 0.2 से 3% की कटौती की। आपको यह आंकड़ा छोटा लगेगा, लेकिन अगर कंपाउंडिंग में देखें तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब इस पूरी परिदृश्य में आप खुद को संदर्भ में रखिए, बीच में रखिए और समझिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए, निवेशक करें क्या। अगर आप SIP करने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, एल्गो आपकी मदद करते हैं। क्या करें? SIP जारी रखें। क्रैश हो तो सस्ते यूनिट मिलते हैं। अगर 5,000 रुपये का SIP है, बाजार 20% गिरा तो अगले महीने आपको नए यूनिट मिल जाएंगे। रेट्स रोज चेक ना करें, इमोशनल ना हो और इंडेक्स फंड जरूर रखें, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग के दबाव में या इस भीड़ में एक्टिव फंड अक्सर हार जाते हैं। और क्रैश में कभी भी अपनी SIP बंद ना करें या अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेचें। अगर आप रिटायर्ड हैं, SWP चला रहे हैं, सिस्टमिक विड्रॉल प्लान चला रहे हैं, तो आपकी चुनौती है कि आपको स्थिर आय चाहिए, वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो क्या करें? SWP का फिक्स्ड अमाउंट निकालें हर महीने। मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें। इक्विटी फंड में थोड़ा हिस्सा रखें, थोड़ा बॉन्ड फंड में डालें, थोड़ा मनी मार्केट में डालें, जहां से आपको तुरंत निकासी मिल सकती है। तीसरा ग्रुप जो युवा निवेशकों का है, 20 से 30 साल वाले, क्रैश को अपना एक्साइटमेंट माने, क्योंकि आपके लिए मायने नहीं रखता। आप वॉलेटिलिटी को, बाजार के उतार चढ़ाव को इग्नोर करें। 10 से 15 साल में सब एवरेज हो जाता है। 80-90% स्टॉक में रहें, डर कर यहाँ से बाहर ना निकलें।
क्रिप्टो में 5 से 10% का इन्फ्लेशन हेज रखें। लेकिन आप क्रिप्टो में अपनी बचत का 50% हिस्सा लगा रहे हैं तो एल्गो ट्रेडिंग और बार्ट ट्रेडिंग के इस दौर में बड़ा खतरा है। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं, हाई इनकम फैमिलीज़ हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है जिसे आपको अलग अलग जगह निवेश करना होता है, तो आपके लिए क्या जोखिम है? अगर आपने एक जगह पैसा रखा है तो उससे ज़्यादा टैक्स भी मिलेगा। क्या करें? टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग करें, 5% डिप में घाटे वाले स्टॉक बेचें और टैक्स बचाइए। आप भी मार्केट टाइमिंग की कोशिश न करें क्योंकि एल्गो हमेशा आपसे जीत जाएंगे। टीफाई टोकेनाइजेशंस 5 से 10% निवेश का मौका देते हैं आपके लिए, छोटे निवेशकों के लिए नहीं, लेकिन वहाँ जोखिम है। एक और बात आपको चलते चलते बताना चाहते हैं, अपने एडवाइज़र से कुछ सवाल जरूर पूछिएगा, हालांकि वो बताएगा नहीं। जरूर पूछिएगा कि मेरे फंड को एल्गो फ्रंट रनिंग से कितना नुकसान हो सकता है, कितनी बार खराब प्राइस पर फंड की पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, और ये जरूर पूछिएगा कि इंडेक्स फंड चुनना चाहिए या एक्टिव फंड। बॉट्स की एल्गोरिदम की इस दुनिया में कुछ कड़वे सच जरूर निकलिए क्योंकि बाजार अब एल्गो नियंत्रित है। एल्गो ट्रेडर्स की चतुरता से फंड खराब प्राइस पर निवेश करता है, इससे तात्कालिक नुकसान छोटा होता है लेकिन लंबे समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। क्रैश अब तेज और गहरे हो रहे हैं। 1990 में 3 महीने में एक होते थे, अब 3 घंटे में एक है, इसलिए होल्ड करना और बाजार को टाइम करना असंभव हो गया है। फ्लैश कैश नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन बाजार हफ्ते में 3 दिन में रिकवर हो जाता है। आप बेचते हो तो नुकसान आपका होता है। एसआईपी सबसे सुरक्षित है, लेकिन एल्गो वाले अल्फा का फ़ायदा आपको नहीं मिलता, आप डिफेंस में रहते हैं। रेगुलेटर सख्त हो रहे हैं, सेबी एसईसी बैन लगा रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन जितना रेगुलेशन तेज़ी से आगे बढ़ता है बाजार में अनिश्चितता उतनी ही बढ़ती है। आम आदमी के लिए अगर 80% 89% ट्रेड एल्गो करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कम खर्च है, सही प्राइस है, लंबे समय में फ़ायदा है। एक्टिव ट्रेडर के लिए बड़ी चुनौती है, आप मशीन से लड़ रहे हैं, फ्रंट रनिंग से आपको भावनात्मक नुकसान है। कैश में और ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी बहुत तेज़ी से गायब होती है। तो आपके लिए बेस्ट डिफेंस क्या है? डाइवर्सिफाई करिए, एसआईपी करिए और बाजार को कभी टाइम नहीं करिए। अगर आप सैलरी वाले हैं, एसआईपी करते हैं, मार्केट को बीट नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ठीक हैं। एल्गो रिवोल्यूशन आपको मदद करता है, आपकी नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप मशीनों से जूझ रहे हैं और इस जंग में आपकी जीत मुश्किल है। तो अब अर्थम को विराम का वक्त है। हम नवसराव को फिर याद करते हैं जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। वो बेहद बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसको एस्पर्जर सिंड्रोम था। उसने बाजार को पैसे लगाने की जगह एक वीडियो गेम की तरह देखा जिसे वो जीतना चाहता था। हाउंसलो के अपने बेडरूम में बैठकर उसने एक स्पूफिंग एल्गोरिदम बनाया जिसने मिनटों में दुनिया के बाजारों से $1 ट्रिलियन की वैल्यू मिटा दी। 5 साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उसकी $40 मिलियन की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा डूब चुका था। गलत निवेश और धोखेबाजों ने उसे लूट लिया। जनवरी 2020 में शिकागो के एक जज ने उसे 1 साल तक घर में नज़रबंदी की सज़ा सुनाई क्योंकि उसने अधिकारियों को साथ दिया था। उसे बताया था कि उसमें लालच नहीं था, वो मानसिक रूप से चुनौती थी, उसको ऑटिज्म था। तो सराव की कहानी एल्गोरिदम ट्रेडिंग के पूरे विरोधाभासों को समेटे हुए है, जहां प्रतिभा, भोलेपन और एक अकेले व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सिस्टम इनोवेशन और धोखाधड़ी में फ़र्क नहीं कर पाया। 2010 के फ्लैश क्रैश की बात जिसकी हमने शुरुआत में की थी, उसे जटिल मार्केट डायनेमिक्स का नतीजा बताया गया जब शुरुआत में आया, लेकिन बाद में पता चला कि एक आदमी के साधारण एल्गोरिदम से पूरा बाजार हिल गया। ऑटोमेटेड मार्केट सिस्टम को हिलाने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, बस सही समय पर एक छोटा सा प्रोग्राम चाहिए। माइकल लुइस की एक मशहूर किताब है फ्लैश वायर्स, जो 2010 के इस फ्लैश क्रैश के बाद छपी थी और एक अलग ही कहानी बताती है। ये बताती थी कि ब्रैड कात्सुयामा और रिफॉर्मर्स की एक टीम ने एक नया एक्सचेंज बनाया, आईएक्स एक्सचेंज, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग से लड़ सके। उनका कहना था कि समस्या रफ्तार नहीं है, समस्या एआई ट्रेडर से बॉट नहीं है, समस्या है बेईमानी की रफ्तार। एक्सचेंज के पास अगर सर्वर लगा हुआ है और उसे तेज डेटा फीड मिल रहा है तो वो आम निवेशकों के निवेश फैसलों को पछाड़ देगा। तो आईएक्स का एक समाधान था, एक स्पीड बम्प था। इसने पारदर्शी ऑर्डर मैचिंग की और यही साबित किया कि वो तकनीक जो बेईमानी में इस्तेमाल हो रही है वही तकनीक निष्पक्ष भी हो सकती है। आईएक्स में रोज़ 300-350 मिलियन शेयर्स प्रोसेस होते हैं, जो अमेरिका के इक्विटी वॉल्यूम का 3% है, और नेस्डेक का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन बहुत सारे निवेशक इसे चुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को, जो एल्गोरिदम के फ़ायदों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है।
हालांकि एक्सचेंज की वृद्धि धीमी है मगर स्थिर है, लेकिन दक्षता और समानता को संतुलित करने वाले बाजारों की मांग आने वाले समय में ज़रूर बढ़ेगी। चलते चलते जेन स्ट्रीट को याद करिए, एक फर्म जो नॉर्थ अमेरिका के इक्विटी वालों का 10% हिस्सा हैंडल करती है, अरबों डॉलर की बौद्धिक संपदा वाले प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम चलाती है। उसने ये कहा कि वो भारत में बेसिक आर्बिट्राज कर रही थी और सेबी ने कहा ये घोटाला है। आने वाला दशक ये परखेगा कि क्या इंसानों के लिए डिज़ाइन किए गए नियामक सिस्टम उन बाजारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं जहां एल्गोरिदम, माइक्रोसेकंड की रफ्तार, सीमाओं के पार डील्स, एसेट क्लासेस और ब्लॉकचेन नेटवर्क एक साथ एक दूसरे के साथ से सौदे करते हैं। जिसको इस बाजार को समझना है उसे इसको इसके भीतर जाकर इसे समझना चाहिए। डरने से बेहतर है इसे समझिए, इसकी स्पिरिट को समझिए और जीतिए। फिर मिलते हैं अगले संस्करण में।